हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज 11 जुलाई है, विश्व जनसंख्या दिवस। जी हाँ, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आज आपके साथ में जनसंख्या और उसके साथ जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा करूँगा। पूरे विश्व में जनसंख्या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समाज को प्रभावित करती है। जितनी ज़्यादा आबादी होगी, समाज उतना ही बिगड़ता जाएगा, दुनिया उतनी ही भयावह होती जाएगी। अब आप सोचिए, आज 1800, अब से पहले की अगर स्थिति लें, 1800 में पूरे वर्ल्ड की आबादी जो थी 1 बिलियन थी और आज 7.9 बिलियन है। 7 गुना से ज़्यादा भी बढ़ गई है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है प्रतिवर्ष 2.2% रहे, ये ऐसा विशेषज्ञों का कहना था कि, लेकिन 2015 से 2020 तक इसमें थोड़ी बहुत कमी आई है और अब माना जा रहा है कि 1.1% रहना चाहिए। लेकिन क्या ये संभव है? वर्ल्ड के दो देश, चाइना और भारत, अति जनसंख्या से जूझ रहे हैं। एक समाजशास्त्री हुए हैं फ्रैंक डब्ल्यू नोटस्टीन और वॉरेन एन थॉमसन। इनका कहना था कि लगातार आबादी जो है उसकी वृद्धि दर 2% रहे तो ये जनसंख्या विस्फोट कहलाता है, और हमारे यहाँ तो 2.2% है। 1991 के आसपास भारत में ये समस्या बहुत ज़्यादा थी, 2 से भी बहुत ज़्यादा थी, और उस पर चेतावनी के बाद भारत ने ध्यान देना शुरू करा। चाइना ने तो बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया आबादी पे, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे सरकार की अपनी मनमानी है, तानाशाही, तो उसने आबादी पे कंट्रोल कर लिया। लेकिन भारत में आज भी एक गंभीर समस्या है। अब आप देखिए, जब दुनिया में जन्म दर 21 व्यक्ति प्रति हजार पे और मृत्यु दर 8,000 है, तो आप सोच सकते हैं कि आबादी को घटाना कितना आसान है। 1,000 पे 21 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं और प्रति 1,000 पे मृत्यु दर सिर्फ 8 व्यक्तियों की है। तो ये आबादी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, छलांग लगती जा रही है, और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है देश दुनिया में समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसमें दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो खाद्य सुरक्षा, इतने लोगों का हम पेट कैसे भरेंगे, खाद्यान्न कहाँ से लाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आवासीय समस्या जब आती है तो लोगों के रहने के लिए मकान नहीं है, इसलिए गंदी बस्तियों का में वृद्धि होती है। सड़क के किनारे लोग आग रहते हैं और उसका दुष्परिणाम क्या होता है, यातायात भी अवरुद्ध होता है और यातायात में बाधाएं भी आती हैं और सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं। तीसरी समस्या है आपकी ऊर्जा की खपत। जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतनी ज़्यादा ऊर्जा की खपत होगी, चाहे वो कंप्यूटर हो, रेफ्रिजरेटर हो, आपके व्हीकल्स हों, आवागमन के साधन हो, या गैस का आधारित संसाधन हो, संयंत्र हो, इन सभी में बिजली में ऊर्जा की खपत जो है निरंतर बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी और विलासितापूर्ण जीवन जो है हर व्यक्ति उसकी ओर अग्रसर हो रहा है। हम विलासिता की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे विलासिता की ओर बढ़ने से ऊर्जा में खपत भी बढ़ रही, ऊर्जा भी बढ़ेगी, और ये तीन संकट आबादी के साथ आते हैं। एक तो खाद्य की सुरक्षा खत्म हो जाती है, खाद्यान्न सुरक्षा, दूसरी आवासीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और तीसरी ऊर्जा की खपत, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे ऊर्जा उत्सर्जित हम करते हैं और उसके कारण पर्यावरण हमारा खराब होता है। अगर तत्काल हमने आबादी पे नियंत्रण नहीं करा, भारत ने खासतौर से, तो 2050 आते आते तक भारत खाद्य असुरक्षा की गिरफ्त में होगा। ऐसा कहना है पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित एक पर्यावरणविद हैं अनिल प्रकाश जोशी। उनका कहना है कि बढ़ती आबादी एक बहुत बड़ी आपदा है। अगर हमने आबादी पे नियंत्रण नहीं करा तो आने वाले 2050 में भारत में खाद्य असुरक्षा होगी। जो हाल अभी श्रीलंका का है ना, करीब करीब वही हो जाएगा, खाने के लिए नहीं, क्योंकि आज की तुलना में खाद्यान्न की आवश्यकता उस समय 70% ज़्यादा होगी, और एक बेहतर जीवन और स्वस्थ जीवन के लिए हर व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा 2900 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए और 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब 2900 कैलोरी और 60 ग्राम प्रोटीन, अगर हम, ये WHO का कहना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इतना मिलना ही चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन कहता है। लेकिन भारत में अगर हम देखें तो भारत में क्या स्थिति है, भारत का सर्वेक्षण जो हुआ है वो बताते हैं प्रति व्यक्ति यहाँ पे 2385 कैलोरी की उपलब्धता है। 2900 की जगह 2385।
लगभग 500 कैलोरी कम। और प्रोटीन जो 60 ग्राम होनी चाहिए वो सिर्फ 30 ग्राम से ज़्यादा मिल ही नहीं रही, कुछ जगह तो प्रोटीन मिलती ही नहीं। कुछ राज्यों में तो प्रति व्यक्ति कैलोरी जो 1500 की उपलब्धता है और प्रोटीन तो है ही नहीं। 1951 में 1951 में प्रति व्यक्ति कैलोरी की आवश्यकता 1600 थी और बेहतर उत्पादन हमने किया और आज हम इस आंकड़े को 2385 पे लिया है, लेकिन प्रोटीन हम उतनी नहीं दे पा रहे हैं। उस वक्त दलहन वगैरह के माध्यम से जो प्रोटीन मिलती थी 60 ग्राम थी और आज जो भारतीयों को मिल रही है 41.8 ग्राम। ये ऐसा अनिल प्रकाश ज्योति जी ने अध्ययनों के आधार पर बताया। हालांकि इस दौर में भारत तो उतना नहीं कर पाए, लेकिन यूएसए, यूके, जापान, इन्होंने अपने यहाँ भोजन पे बहुत ज़्यादा खर्च किया है, लोगों की कैलोरी बढ़ाई है और 10 से 12% वो भोजन पे खर्च कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ रख रहे हैं। और भारत में जो खर्चा हो रहा है बहुत कम हो रहा है। अब आप देखिए इसी का कारण भारत में 33% खर्च करती है भारत सरकार फ्री खाद्यान्न भोजन और आपको बहुत सी योजनाओं के बाद माध्यम से, राशन के माध्यम से एक बहुत ही लंबी चेन है, लोगों को खाद्यान्न दिया जाता है। लेकिन फिर भी कुपोषण की जो संख्या है पूरे वर्ल्ड में उसके 25% कुपोषित व्यक्ति भारत में। अब आप बताइए, बेहतर दर्जे की सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतर भारत की है और 4,60,000 इकाइयाँ इसको संचालित कर रही हैं। 4,60,000 इकाइयों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है और जो दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र है। लेकिन 29% लोग उसके बाद भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। और अंत्योदय योजना लगी अभी कोरोना के बाद, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है, खाद्यान्न दिया जा रहा है। तब भी 35 किलोग्राम भोजन 6 करोड़ लोगों को हर महीने बांटने के बाद भी स्थिति हमारे यहाँ इतनी भयावह है। अब बढ़ती आबादी को आप अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी दुनिया के 59 करोड़ लोग एक समय का भोजन किए बिना सोते हैं। मतलब एक टाइम उनको भोजन ही नहीं मिलता 59 करोड़ लोगों को दुनिया में। फिर आप कैसे कहेंगे हम विकसित हो रहे हैं, विकासशील हैं? 8.9% लोग आज भी, मतलब 1 करोड़ व्यक्ति प्रतिवर्ष भूखे सोते हैं। दुनिया के 8.9% 1 करोड़ लोगों को भूखे सोना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र बराबर प्रयास कर रहा है, लेकिन हंगर इंडेक्स की बात हम करें, हंगर इंडेक्स में 2000 से 2004 के बीच में भूखमरी जो 15% थी वो जरूर घटकर 2019 में 8.9% आई है। ये सब शासकीय प्रयासों से, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से और सब देशों के अपने प्रयासों से, लेकिन अभी भी भूखमरी 8.9% है और ये तो और भी नीचे आना बहुत जरूरी है। अब 81.1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन अगर पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया बेहतर है? जीडीपी के तमाम दावे हैं, खेतीबाड़ी का बहुत सा हिस्सा धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, खेतीबाड़ी खोखली होती जा रही है। सरकारें खुद ही बताते हैं कि जीडीपी में खेतीबाड़ी का हिस्सा घटा है। मुट्ठी भर लोगों उद्योग को लेकर दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। भारत में भी आप देखिए अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इन्हीं का नाम चलता है। लेकिन खेतिहर कितने हैं? खेती कितने करने वाले हैं? और बेहतर जीडीपी के कारण दुनिया, अगर बेहतर जीडीपी है तो दुनिया आखिर भूखी क्यों सो रही है? आधी दुनिया भूखी सो रही है तो फिर आपका विकास कहाँ हुआ? विकास तो कहीं नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ बढ़ती आबादी, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है हमारे प्राकृतिक संसाधन भी कम हो रहे हैं। दुनिया में आज प्रति व्यक्ति करीब 0.64 वृक्ष ही हमारे इससे आ रहे हैं, जबकि कम से कम एक व्यक्ति पे 2 वृक्ष होना चाहिए। अब एक वृक्ष भी नहीं आ रहा है व्यक्ति पे। ये हमारा विकास है। भारत में 0.06% है और माना जाता है कि दुनिया के 33% हिस्से वनाच्छित होना चाहिए। और भारत में आबादी बढ़ते कारण, बढ़ती आबादी के लिए संसाधन, फैक्ट्रियाँ और फिर आपके सड़कें और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं, पेड़ों की जो कटाई होती है, वनों की जो कटाई होती है, वो रकबा जो है 19 से 23% आ गया है, जबकि 33% वन होना जरूरी है। अब आप देखिए, इसी तरह पानी की बात करें, देश में 1950 से में जो है 1950 में 5,500 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध था। एक व्यक्ति के लिए 5500 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध था। ये था 1950 में। और आज 2021 आ गया है, 22 आ गया है, 21-22 में 1400 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति के लिए आवश्यक माना जा रहा है, वो भी उपलब्ध नहीं है। बहुत अच्छी बात की अनिल कुमार जोशी ने कि बढ़ती आबादी के कारण पानी भी हमारा खत्म हो गया, मिट्टी भी चली गई, जंगल भी चले गए
और ऐसे में हम बढ़ती आबादी के लिए भोजन, हवा, मिट्टी, पानी कैसे और किन हालातों में पूरा करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे पूरी दुनिया को सोचना चाहिए। जो यूक्रेन और चाइना का जो यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है अभी, यूक्रेन रशिया का वार पिछले 4 महीने से चल रहा, उससे भी बड़ा संकट ये खाद्यान्न संकट है कि दुनिया भर के पूरी दुनिया के जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो ऊर्जा तो पूरी ले लेते हैं अपने, ऊर्जा का पूरा दोहन करते हैं मात्र अपनी सुविधाओं के लिए, अपने ऐशो-आराम के लिए। अब धीरे-धीरे उनका ये अनुकरण छोटे-छोटे शहर और गाँव में भी हो रहा है। गाँव में भी आजकल बिजली की खपत बढ़ गई है, गाँव में भी व्हीकल्स बढ़ गए हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का खपत की खपत बढ़ रही है। ऐसे में ऊर्जा का क्षरण होने से अधिक ऊर्जा के प्रयोग से जलवायु परिवर्तन और प्रकृति में बदलाव स्पष्ट दिख रहा है। आज हालात ये है कि हम उत्पादन तो कम हो रहा है, उसके साथ-साथ जो कृषि योग्य भूमि है, वो भी खराब होती जा रही है। कृषि योग्य भूमि में मिलावट भी होती जा रही है, फर्टिलाइज़र तो खराब कर रहे हैं, जिससे जीने के संसाधन कम हो रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा समस्या जो है 11 जुलाई जो विश्व जनसंख्या दिवस है, उसमें खाद्यान्न वितरण पे हमें ध्यान देना होगा और अगर हमने खाद्यान्न वितरण पे और बढ़ती आबादी पे नियंत्रण नहीं करा, तो आने वाले दिनों में भारत की तो हालत खराब होगी, विश्व के अन्य देशों की भी हालत खराब होगी। इसलिए आज से हम प्रण लें कि हम कड़े कानून बनाएँ, भारत सरकार को भी कड़े कानून बनाना चाहिए, चाइना के समान सख्ती करना चाहिए कि धर्म विशेष पे ध्यान ना दे के सभी पे जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाए और जनसंख्या नियंत्रित अगर नहीं करी, तो जैसा कि स्पष्ट है 2050 आते-आते आपके देश में खाद्यान्न के लिए मार-काट मच जाएगी। जिस तरह से श्रीलंका के हालात हुए हैं, वहाँ तो आर्थिक स्थिति खराब होने से, लेकिन भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की उपलब्धता ना होने के कारण मारामारी मचेगी। इससे बचने की ज़रूरत है कि आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पे हम संकल्प लें, ऊर्जा का उपयोग कम करेंगे, हम ऊर्जा का कम से कम उपयोग करेंगे और जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही नई-नई जानकारियाँ मिलेंगी।